गरीब रगड़ा चाट वाला। भरतपुर गांव में मनीष नाम का आदमी रगड़ा चाट बनाकर बेचा करता। उसकी रगड़ा चाट इतनी अच्छी होती थी कि छोटे क्या बड़े भी उसकी रगड़ा चाट खाने के लिए आया करते थे। आइए आइए रगड़ा चाट खाइए, ले लो रगड़ा चाट, एक बार खाओगे बार बार आओगे। हाँ मनीष भाई, आपकी रगड़ा चाट में कमाल का स्वाद है, इसीलिए तो हम खिंचे चले आते हैं। लगा दो एक प्लेट। हाँ अभी लगाता हूँ। तभी उसकी दुकान पर ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। अरे भाई जरा मेरे लिए भी जल्दी से एक प्लेट रगड़ा चाट लगा दो, सुबह से इंतजार कर रहा हूँ कि कब तू ठेला खोलेगा और कब मैं तेरी रगड़ा चाट खाऊंगा। हाँ अभी लगाता हूँ भाई साहब। और मेरे लिए 2 प्लेट रगड़ा चाट पैक कर दो। सुबह से पति नाराज है, चाय बनाकर उसके साथ रगड़ा चाट खिलाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो आपके लिए चटपटी चाट बना देता हूँ। वैसे मनीष भाई, आप इसमें डालते क्या हो और ये है कहाँ की डिश? ये मुंबई की खास चाट है। उबले हुए सफेद मटर, आलू, सेवई, मसालों के साथ ऊपर से चटनी, प्याज, टमाटर डालकर बनती है। मनीष जल्दी से सबको चाट बना कर देता है। ऐसे ही सुबह से शाम तक वो मेहनत करता है और सुकून के 2 पल के लिए घर आता है। घर आने से पहले ही उसकी बीवी मालती दरवाजे पर ही उसे रोक कर कहती है, अजी आज कितने की कमाई करके लाए हो? लाओ जो भी कमाया इधर दो। हे भगवान, ये कैसी औरत पल्ले पड़ी है मेरे। थका हारा पति आया ना तो पति को पानी पूछा और आते ही उस पर चिल्लाने लगी। हाँ तो आपने कहा था कि मैं आपसे शादी कर लूं और उसके बाद आप हमेशा मेरे हाथ में घर में घुसने से पहले पैसे रखेंगे। अगर मुझे पता होता कि तुम पैसों की भूखी औरत हो तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करता। वो तुम मेरी पहली बीवी चल बसी और अपनी बेटी की परवरिश के लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। ये सब बकवास सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे हाथ पर पैसे चाहिए। हाँ। मनीष गुस्से में जेब में से पैसे निकालकर उसे दे देता है। फिर कमरे में जाकर अपनी पहली पत्नी की तस्वीर को गले लगाकर उसे याद करता है। कई साल पहले बच्चे को जन्म देने के बाद ही उसकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था और मालती उसकी दूसरी बीवी थी, जो कि न उसका ढंग से ध्यान रखती और न ही उसकी बेटी नेहा का। नेहा रोते हुए मनीष के पास आती है। बाबा, मुझे माँ सुबह से कुछ भी नहीं दिया खाने को। मेरी बेटी सुबह से भूखी है। रुक, मैं तेरे लिए एक प्लेट रगड़ा चाट छुपा कर लेकर आया हूँ, ये खा ले। वाह, रगड़ा चाट। फिर वो उसे अपने हाथों से रगड़ा चाट खिलाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे मनीष का रगड़ा चाट का काम थोड़ा धीमा पड़ जाता है और वो थोड़े से पैसे लेकर ही घर लौटता है। ये देखकर मालती का गुस्सा काफी बढ़ जाता है। वो अपने लिए महंगी महंगी साड़ियाँ नहीं ले पाती। इन सब का गुस्सा वो नेहा पर निकाला करती। अरे ओ मेरे सौतन की बेटी, जल्दी जल्दी हाथ चला वरना गर्मा गर्म चिमटा ऐसा कमर पर चिपकाऊंगी कि अपने आप ही हाथ चलने लगेंगे। हाँ नहीं तो। फिर काम करते हुए पोछे की बाल्टी नेहा से गिर जाती है और सारा पानी फैल जाता है। ये देखकर मालती को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बाल पकड़कर खूब मारती है। तभी वहाँ पर काम कम होने की वजह से मनीष जल्दी घर आ जाता है और ये सब देखकर अब वो सहन नहीं कर पाता। जल्लाद औरत, मैं इस घर में तुम्हें अपनी वजह से नहीं बल्कि नेहा की वजह से लेकर आया था, लेकिन तुम माँ तो क्या एक औरत बनने के भी लायक नहीं हो। यही कारण है कि 4 साल हो गए तुम्हारे खुद की कोई संतान नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से और मेरी बेटी अपना गुजारा कर लेंगे हम। इसे तुम्हारी जैसी माँ की जरूरत नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे भिखारी के साथ रहने का। मालती अपना सामान लेती है और घर से निकल जाती है, लेकिन साथ ही वो मनीष की सारी जमा पूंजी भी लेकर चली जाती है, जिसकी भनक मनीष को नहीं थी। और जैसे ही उसे ये सब पता चलता है तो वो अपना माथा पकड़ लेता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो डायन तो सारे पैसे लेकर चली गई। वैसे भी मेरा काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा, अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा? ये सोचकर वो बड़ा परेशान होता है। अब वो नेहा को भी अपने साथ ले जाता है। उसके साथ गांव के चौराहे पर रगड़ा चाट बेचने के लिए चला जाता है। उस नन्ही सी नेहा को देखकर गांव की औरतें आकर्षित होकर आती हैं और उसको खूब लाड भी करती हैं। कितनी सुंदर गुड़िया है मनीष भाई आपकी, नजर न लगे इसे किसी की। पापा, ये सब आंटियाँ कितनी अच्छी हैं, मुझसे कितने प्यार से पेश आ रही हैं। आप इन्हीं में से किसी से शादी कर लेते। चुप हो जा मेरी माँ, तू मुझे पिटवा मत देना। और शुरू में सारी दूसरी माँ अच्छी लगती है, असली रूप तो वो बाद में दिखाती है, जैसे तेरी माँ ने दिखाए। ऐसे दिन बीतते हैं और एक रोज मनीष जब काम से घर लौट रहा होता है तब उसे एक लॉटरी वाला नजर आता है। ले लो साहब, लॉटरी ले लो, क्या पता किस्मत चमक जाए। सिर्फ 200 रुपए की है। ये सुनकर मनीष भी एक लॉटरी खरीद लेता है और कुछ ही दिनों में किस्मत से उसकी लॉटरी लग जाती है, जिससे वो बहुत खुश था। वो लॉटरी में पूरे 10 लाख की रकम जीतता है। अब गरीब रगड़ा चाट वाला और भी अमीर हो जाता है और वो नेहा का एडमिशन अच्छे से स्कूल में करा देता है। अपने घर की मरम्मत भी करवा लेता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब पैसा आता है तो घमंड भी लेकर आता है। अब वो चाट की एक दुकान गाँव में डाल लेता है, लेकिन कभी कभी वो दुकान बंद रखा करता तो कभी शराब के नशे में घर पर ही पड़ा रहता। पापा, आज काम पर नहीं जाना है क्या?
नहीं बिटिया, अब तेरे बाप को काम करने की कोई जरूरत नहीं। तेरा बाप लखपति बन गया है। पापा पहले ही अच्छे थे, मेरा भी ध्यान रखते थे। अब आप या तो बाहर घूमते रहते हो या फिर ऐसे ही पड़े रहते हो। ज्यादा बकवास मत कर, ज्यादा जुबान मत चला, समझी? अब मैं जा रहा हूँ काम पर। फिर मनीष अपनी दुकान पर जाता है और अब उसने अपने साथ एक मनोज नाम का आदमी भी रख लिया जो उसकी दुकान का अच्छा ध्यान रखता था। लेकिन अब मनीष के अंदर लालच उमड़ आया था। पैसे हो तो हर इंसान सलाम ठोकता है। लगता है बहुत अमीर बनना होगा। अमीर से और अमीर बनने का एक ही रास्ता है, खराब से खराब सामान दिया जाए। जितना सस्ता सामान बेचूंगा उतना ही सस्ता सामान इस्तेमाल भी करूंगा। अब वो यही करता है। फिर एक दिन उसके घर मालती आती है और उसके पैर पकड़कर कहती है, आज जी मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं नहीं जानती थी कि आपकी जिंदगी की मनहूसियत मैं ही थी। मेरे आपके घर से जाते ही आपने दुकान खोल ली, आप लखपति बन गए। मुझे वापस अपने साथ रख लीजिए। आज के बाद मैं कभी आपका घर छोड़कर नहीं जाऊंगी और नेहा को भी खूब प्यार दूंगी। अब वो उसे एक दूसरा मौका दे देता है। मालती अब नेहा के साथ अच्छे से रहती। फिर धीरे धीरे मनीष की दुकान पर ग्राहक कम हो गए। उसने सामान की गुणवत्ता घटाती थी, इसलिए वो मनोज को भी काम से निकाल देता है। मनोज को बड़ा बुरा लगता है। अब मनीष की आधी से ज्यादा दौलत या तो शराब या फिर अपने घर के खर्चे में बर्बाद हो चुकी थी। जिसके बाद जैसे ही मालती को इस चीज की भनक लगती है, वो बची खुची सारी दौलत भी समेट कर घर से भाग जाती है। हे राम, मैं तो मर गया, बर्बाद हो गया। वो औरत दोबारा से मेरा सारा सामान लेकर भाग गई। मुझे लगा था इस बार सुधर गई होगी, लेकिन वो डायन है, नहीं सुधर सकती। इधर मनोज ने गुस्से में उसकी दुकान में आग लगा दी। कुछ समय बाद खबर मिली कि ये सब मालती और मनोज ही प्लान था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उस दिन के बाद मनीष ने सारा नशा छोड़ दिया और फिर से ठेला लगाया और उसी पर चाट बेचने लगा, जिससे उसकी दाल रोटी चलने लगी। अब वो उसमें भी नेहा के साथ गुजारा कर खुशी खुशी रहने लगा। गांव में सोहन का एक आलू कचौड़ी का ठेला था, लेकिन गांव में उसे कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी, जिस कारण उसने शहर में जाकर आलू कचौड़ी का ठेला लगाने का फैसला किया। अब हमें शहर जाकर अपना काम शुरू करना होगा रमा। गांव में कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही। दोनों बच्चे की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए हमें ज्यादा पैसे कमाने होंगे। जैसा आपको ठीक लगे। सोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ शहर चला आया। शहर पहुंचते ही उसकी पत्नी रमा उससे बोली, आपको क्या लगता है जी, हम शहर में अपना आलू कचौड़ी का ठेला चला पाएंगे? यहाँ तो जहाँ नजर दौड़ाओ खाने का कुछ न कुछ ठेला लगा ही हुआ है। यहाँ तो खाने की कोई कमी है नहीं। ऐसे में कोई हम गरीबों के हाथों की आलू कचौड़ी क्यों ही खाएगा? अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ और तुमने पहले ही हार मान ली रमा। अब वो शहर में अपने लिए किराए पर कमरा ढूंढते हैं। उन्हें एक कम दाम में कमरा मिल जाता है। अब वो उसमें रहने लगते हैं। कुछ दिनों में ही सोहन अपने घर के पास में ही आलू कचौड़ी का ठेला लगा लेता है। उसके आसपास काफी सारे फास्ट फूड के ठेले लगे हुए थे, जिस कारण उसके ठेले पर बहुत कम लोग ही आ पाते। वो जितना सामान बनाता उसका आधा सामान बिकता। सोहन परेशान होकर रमा से बोलता है, रमा, यहाँ तो सभी फास्ट फूड के दीवाने हैं। हमारी आलू कचौड़ी तो बहुत ही कम लोग खरीदते हैं। लेकिन ऐसे तो गुजारा कैसे चलेगा जी? कमरे का किराया भी देना है, बच्चे भी साथ में हैं, उन्हें भूखा भी नहीं रख सकते। हमें कोई ऐसी जगह तलाशनी होगी जहाँ हमारा आलू कचौड़ी का काम अच्छा चले। लोग ज्यादातर आलू कचौड़ी खाना पसंद करते हो। हाँ, लेकिन ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? तभी उनकी मकान मालकिन वहाँ आती है। ऐसी जगह तो नाथपुरा ही है। वहाँ रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप दोनों आसपास ही हैं। वहाँ हर तरह के लोग आते हैं। मुझे यकीन है तुम्हारा काम वहाँ जरूर चलेगा और मेरे पति की उस स्टेशन मास्टर से अच्छी जान पहचान है, तो वो तुम्हारा ठेला लगवा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन जी। अनीता अपने पति से बात करती है। वो अगले दिन स्टेशन मास्टर से कहकर वहाँ पर सोहन का ठेला लगवा देता है। आलू कचौड़ी की महक बस स्टॉप और स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को अपनी ओर खींचने लगती है। अब सोहन के ठेले पर यात्रियों की भीड़ रहने लगती है। एक बार एक कुली सोहन के पास आता है और उसके हाथ की आलू कचौड़ी खाकर खुश हो जाता है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। क्या स्वादिष्ट आलू कचौड़ी बनाते तुमने, और दाम भी बहुत कम है। सच कहूँ, पहले यहाँ खाना खाने के लिए ना हमें दुकान पे जाना पड़ता था, जहाँ खाना काफी महंगा मिलता था और हमारी दिन भर की कमाई खाने में ही चली जाती है। लेकिन अब तुम्हारे पास ये कम दाम में आलू पूड़ी खाकर तो पेट भरता ही है, साथ ही 2 पैसे भी बच जाते हैं भाई। धन्यवाद भाई, अब तुम पेट भरकर खाना खाओ।
ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब तो जो रोज की सवारी वहाँ से आती जाती, वो तो सोहन के ठेले पर जाने से खुद को रोक ही नहीं पाते। वो तो अब उसके पक्के ग्राहक हो गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज एक सेठ जिसके हाथ में काफी बैग थे, वो सोहन के ठेले के पास से गुजर रहा था कि तभी उसके बैग की टक्कर से सोहन के ठेले पर रखा सामान नीचे गिर जाता है और उसका काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन सेठ उल्टा सोहन पर ही चिल्लाने लगता है। तुम गरीबों को भी ना बीच में ही आकर खड़ा होना होता है। मेरा सारा सामान तो गिरा ही दिया, साथ ही मेरे महंगे कपड़े भी गंदे कर दिए। लेकिन साहब, इसमें मेरी क्या गलती? आपकी वजह से उल्टा मेरा कितना नुकसान हुआ है। आप ऐसा कीजिए, मेरा नुकसान भर दीजिए। ये सुनकर सेठ उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। साथ ही स्टेशन मास्टर से उसने शिकायत भी कर देता है। सेठ जैसा बड़ा आदमी होने की वजह से स्टेशन मास्टर सोहन को ठेला लगाने से मना कर देता है। ये सब बातें जब रमा को पता चलती है तो वो बोलती है, ना जाने कैसे आदमी है इस शहर में, अब क्या होगा जी। अब सोहन घर पर ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन का ठेला न लगने की वजह से अब उसके रोजमर्रा के ग्राहक भी काफी परेशान हो चुके थे। अब तो लोग इतना ट्रेन और बस के बारे में नहीं पूछते थे जितना वो सब सोहन के बारे में पूछते थे। अरे सोहन भाई की आलू कचौड़ी में जो बात थी, वो और किसी भी खाने में नहीं। सच में उनकी आलू कचौड़ी की बहुत याद आती है। उनकी बात पीछे खड़ा बिरजू नाम का वही कुली सुन रहा था जो अक्सर सोहन के ठेले पर आता था। वो सीधा स्टेशन मास्टर के पास जाता है। ये आपने बहुत गलत किया मास्टर जी। मेरी मानिए तो आप सोहन को वापस बुला लीजिए। वैसे भी उस गरीब की क्या गलती? मैंने खुद उन सेठ को अपने सामान से सोहन के ठेले पर टकराते हुए देखा था। उसकी बात मानकर अब वो सोहन को वापस बुला लेते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू भाई। अब अगले दिन से सोहन फिर से ठेला लगाने लगता है। उसके पास फिर से ग्राहक आने लगते हैं। सोहन को देखकर सब ग्राहक बहुत खुश थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक रोज जब वो सेठ वहाँ से गुजर रहा था तो उसके हाथ में एक बैग था जिसमें काफी सारे रुपए थे। पीछे से दो गुंडे आए और सेठ से वो बैग छीनकर भागने लगे। पकड़ो 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 पकड़ो। ये देखकर सोहन ने वहीं रखा अपना बर्तन उठाया और उन दोनों की पिटाई करने लगा और उनसे बैग छीनने लगा। तभी उनमें से एक गुंडे ने सोहन पर चाकू से वार कर दिया। ये देख उसके ग्राहक गुस्सा हो गए और उन सब ने मिलकर उन गुंडों की धुनाई कर दी। सेठ सोहन को जल्दी से अस्पताल लेकर गया जहां उसकी जान बच गई। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। उस रोज तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने आज मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। कोई बात नहीं साहब, पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, और इंसानियत की खातिर आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। आपकी जगह कोई और होता तो तब भी मैं ऐसा ही करता। सोहन, सच में तुम भले इंसान हो और ऐसे इंसान की मदद मैं भी करना चाहूंगा। अब सेठ सोहन के लिए एक बड़ी सी दुकान खुलवा देता है।